Welcome back students once again at my channel Kanak Classes. Today we will learn about a topic which is related to class 9 physics and our topic is energy. हम सब इसका नाम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं. It is often said that a person A is more energetic than a person B. अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि एक आदमी, मान लीजिए किसका नाम ए है और किसी का नाम बी है, तो हम कभी कभी ये सुनते हैं कि ए की एनर्जी बी से ज़्यादा है. द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट ए पर्सन ए कैन डू मोर वर्क देन द पर्सन बी. जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करता है, ऐसा हम सुनते हैं, समझते हैं. Similarly, a person after doing a lot of work gets really tired, and after that he is not able to do much work. अगर आप कभी कभी बहुत काम कर लेते हैं तो आप थक जाते हैं और फिर आपका मन और ज़्यादा काम करने का नहीं करता है. It means कि हम लोग कुछ न कुछ खर्च करते हैं. भाई हमारे पास कुछ था जिसकी वजह से हम काम कर रहे थे और काम करते करते वह चीज़ खर्च हो गई, जिसके कारण अब वो हमें थकान महसूस होने लगी. दिस समथिंग इज नोन एज द एनर्जी ऑफ द पर्सन. यही जो कुछ चीज़ थी हमारे पास, समथिंग दैट वी हैव स्पेंड टू डू वर्क, दैट समथिंग इज नोन एज एनर्जी. The energy spent by a person is equal to the work done by him. जितनी एनर्जी आप खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा काम आप कर पाएंगे. यानी एनर्जी और वर्क एक दूसरे से संबंधित है. आप जितना वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी. आप जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च करेंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा. ह्यूमन एंड एनिमल बीइंग्स, मतलब जो भी हैं, ह्यूमन और एनिमल्स हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो फूड हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है. इट मे बी नोटेड दैट एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क हैज एनर्जी. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर काम करने की क्षमता है उसके अंदर एनर्जी होगी. फॉर एग्जाम्पल, the steam pushes up the lid placed on the boiling water container. आप पानी को बॉयल करने के लिए किसी पॉट में रखे हुए हैं और उस पॉट को किसी लीड यानी ढक्कन से ढक दीजिए. जब पानी उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है, तो वह लीड ऊपर उठने लगता है, ढक्कन धीरे धीरे, मतलब उसके अंदर की वेपर बाहर निकलने लगती है. तो इसका मतलब जो स्टीम है उसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी है, तभी तो वो लीड को ऊपर उठा रही है. अगर वर्क करने की एबिलिटी नहीं होती तो लीड को वो ऊपर नहीं उठा पाता. वही चीज़ कर रहा हूँ. इट मीन्स द स्टीम हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. द वर्क डन बाय द स्टीम ऑन द लीड इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द स्टीम. जितनी एनर्जी होगी स्टीम में उतना ही वर्क उसने लीड को उठाने में किया. तो इस तरह से साइंटिफिक जो है अगर डिफिनीशन दी जाए एनर्जी की तो क्या हो? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनर्जी ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट. मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही आप क्या कहेंगे? ऊर्जा. व्हाट इज एनर्जी? यहाँ आप देखिए, एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल. भाई अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप पैडल से साइकिल के पैडल को मूव कराइए, यानी आपने साइकिल को एनर्जी दिया. एनर्जी दिया तो चेंज आया उसमें. वो स्लो चल रही थी, फास्ट चलने लगी. साइंटिफिक डिफिनीशन आपको बता ही दिया गया.
एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, या इसी को हम कह सकते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। में इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है, बिल्कुल वर्क की तरह। वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हम स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा वर्क होगा। या फिर हम इस तरह कहें कि हम जितना ज़्यादा वर्क करेंगे हमारी एनर्जी उतना ज़्यादा खर्च होगी। ठीक। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। उम्मीद है आपको एनर्जी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एनर्जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कितने तरह की एनर्जी होती है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ एनर्जी। बहुत से तरीके की एनर्जी होती है। कुछ का नाम यहाँ देके दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ का नाम भी आपको बताया, दिख भी रहा है। लेकिन इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट इन मैकेनिकल एनर्जी ओनली। हमको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा कुछ समझना है। तो बाकी सारी एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। आप इसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ मूवमेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स यदि कोई एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर है तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। थर्मल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स, एटम्स मूव कर रहे हैं उसके कारण जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मैकेनिकल एनर्जी होगा, और मैकेनिकल एनर्जी में ही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी काउंट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बिजली के तारों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी, जब दो मैग्नेट्स को हम पास में लाते हैं या दूर लाते हैं तो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, फ्यूल। पेट्रोल है, पेट्रोल को जब हम बर्न करते हैं तभी तो बाइक चलती है, यानी उस पेट्रोल के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, तभी तो वो काम कर रहा है। तो उस तरह की एनर्जी केमिकल एनर्जी कहेंगे। इलास्टिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट दैट आर स्ट्रेच्ड। जैसे रबड़ बैंड है, अब रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए तो वो उड़कर थोड़ी दूर तक चल जाता है ना। इसका मतलब उस रबड़ बैंड के अंदर एनर्जी है, तभी तो वो उड़कर वहाँ तक गया। तो इस तरह जब उसको स्ट्रेच करते हैं या उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये एटम्स और न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियर मतलब जो एटम्स के अंदर जो एनर्जी है उसकी बात हो रही। ग्रेविटेशनल एनर्जी तो आप समझ ही रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, तो उसके भाई अंदर एनर्जी आ नहीं जाती है। अगर आप हथौड़े को ऊपर उठाएं, ठीक, हैमर को, और नीचे मिरर रखे हैं और हैमर को छोड़ दें तो मिरर क्या होगा? टूट जाएगा। यानी उस हैमर के अंदर काम करने की क्षमता है, तभी तो वो टूटा। तो इसका मतलब उसके अंदर भी एनर्जी आ गई। तो ये सारे फॉर्म्स हैं। चलिए ये अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमको मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी में 2 टाइप्स की एनर्जी काउंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन,
काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ किसी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स लोकेशन और पोजीशन। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में हमको स्टडी करना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is the energy that objects possess due to their motion। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल हाथ में लिए हैं और उस बॉल को आपने थ्रो किया, ठीक, ग्राउंड पर मूव कराया, थ्रो किया, और थोड़ी दूरी पर जाकर एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल जाकर उससे टकराती है। तो जैसे ही टकराएगी बॉल दूसरे वाली बॉल से तो वह बॉल मूव कर जाएगी, अपने स्थान से हट जाएगी, ठीक, इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। पहली बॉल जैसे ही दूसरी बॉल से टकराएगी दूसरी बॉल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। इट मीन्स द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज वर्क डन ऑन द स्टेशनरी बॉल। इसका मतलब जो मूविंग बॉल थी उसने स्टेशनरी बॉल पर कुछ ना कुछ काम किया। सो मूविंग ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। भाई वर्क कौन करेगा? जिसके पास एनर्जी होगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब कि मूविंग वाली बॉल जो चलती हुई बॉल थी जिसको हमने फेंका था उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी, तभी तो उसने वर्क किया और उस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने के दौरान जब बैट्समैन कभी कभी बहुत तेज़ बॉल को हिट कर देता है और बॉल जाकर किसी के ग्लास विंडो से टकरा जाती है और विंडो का ग्लास क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ क्या हुआ भाई? जैसे ही बैट्समैन ने बॉल को किक किया, बॉल मोशन में थी और वह जाकर जैसे ही विंडो के ग्लास से टकराई उसने उसे ब्रेक कर दिया। यानी कि बॉल ने वर्क किया। भाई बॉल ने वर्क किया तो ये जो उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी तभी तो उसने वर्क किया। तो ये एनर्जी किसके कारण थी उस बॉल में? उसके मोशन के कारण, उसकी गति के कारण। ठीक है। ए मूविंग बस, कोई बस या कार या ट्रेन मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। गन से बुलेट जैसे ही निकलती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि वो मोशन में होता है। वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बॉल में भी काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, मान लीजिए कोकोनट पेड़ से गिर रहा है, मैंगो पेड़ से गिर रहा है, तो भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है। कोई एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन उड़ रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। हवा बह रही है, ब्लोइंग विंड्स, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। कोई एथलीट रन कर रहा है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनीथिंग विच मूव्स हैज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जो चल रही है, जो मोशन में है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी
होती है। और SI यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? भाई कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसके साथ एनर्जी लगा है ना, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। ये फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², जहाँ m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आगे हम इस फार्मूले को कैलकुलेट करके डिराइव करेंगे कि कैसे ये फार्मूला बना, लेकिन ये फार्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी का हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड। इसके आगे द एनर्जी ऑफ मोशन दैट इज रिलीज फ्रॉम स्टोर्ड एनर्जी, वही बात जो अभी पीछे बताई गई। मोशन के कारण देखिए एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो फार्मूला अभी हम लोग हाफ mv² वाला पढ़ रहे थे, तो वो कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बुक का ही ये स्लाइड बनाया है मैंने पेज से। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m लाइंग एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर। किसी स्मूथ फ्लोर पर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है और उसका मास है m। लेट ए फोर्स F बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब F फोर्स हम उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं, सो दैट द बॉडी अटेन्स ए वेलोसिटी v आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस s। भाई जब आप कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर आप कोई फोर्स लगाकर उसे मूव कराएंगे, तो मान लीजिए हमने मूव कराया उसको s डिस्टेंस तक। ये देखिए स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन A पर था रेस्ट में, इस पे F फोर्स अप्लाई किया गया और फोर्स अप्लाई करके इसे पोजीशन B पर ला दिया गया, यानी s डिस्टेंस से मूव करा दिया गया। तो देखिए फोर्स लगाया गया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ गया, तो वर्क हुआ। हेंस वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी W इज इक्वल टू F इंटू S। सही है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0 टू v, सो द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। देखिए चेंज इन वेलोसिटी आया, पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसके बाद ये मोशन में आया और यहाँ तक आया, तो चेंज इन वेलोसिटी इज तो नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट a बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू a। हम ये जानते हैं फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, F की वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस F की वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू m a इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू पुटअप किए तो F की जगह देखिए ma इंटू s। सही है। और एक फार्मूला हम और जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये भी फार्मूला हम जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था इसलिए u 0 ले ले रहे हैं, v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, और यहाँ से कैलकुलेट करके इस s की वैल्यू हमने निकाल लिया v² अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे f की वैल्यू एक पाए थे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो हमने इसमें पुट कर दिया था। अब s की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लिए, इसे अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इस s की वैल्यू यहाँ पे इस s की जगह रख देंगे, तो w इज इक्वल टू m इंटू a, और s की जगह देखिए v² अपॉन 2a। a से a क्रॉस हो गया, आ गया हाफ mv²। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जितना वर्क किया जाएगा उतनी एनर्जी खर्च होगी, तो यह वर्क डन ही
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसीलिए अब W काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या इसी को वर्ड्स में लिख दें तो हाफ इन ब्रैकेट मास ऑफ बॉडी और सेकेंड ब्रैकेट में स्पीड ऑफ द बॉडी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए इस फार्मूले से क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतने ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड जितना ज़्यादा होगा, देखिए स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी है, यानी कि इफ़ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ आगे है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है ना, वर्क और एनर्जी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। वर्क एनर्जी का मतलब होता है ना, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि जितना मतलब वर्क किया गया है ऑब्जेक्ट पर वह किसके बराबर होगा, उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया उसी के बराबर इसका वो किया गया कार्य होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए या इसको डिराइव करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। उसमें अंतर क्या है कि वह जो ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे थे वो रेस्ट में था, और यहाँ क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उस पर हमने फोर्स लगाकर उसे वी वेलोसिटी से मूव कराने लगे, ठीक है, एस डिस्टेंस तक उसे मूव कराए। तो देख रहे हैं यहाँ पहले u वेलोसिटी था फिर v वेलोसिटी हो गया हमारे फोर्स लगाने पर। तो यहाँ पर उस केस में रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो वही चीज़ इसको अगर लिखना रहे पूरे प्रॉपर फॉर्म में तो कंसीडर ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, let a force F be applied on the body so that the velocity attained by the body after traveling a distance s is v। देख रहे हैं, s डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, F इंटू एस या Fs cos थीटा, फार्मूला हम जानते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये, इसलिए यहाँ 0 डिग्री होगी, तो cos थीटा की जगह cos 0 डिग्री लगाएं, हमारे पास आ गया F इंटू एस। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से चूंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है u से v, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो जैसे अभी पीछे हमने निकाला था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो इस F की जगह पे हम m इंटू ए लिख देंगे, m इंटू ए इंटू एस। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से हम s जो है चाहे s की वैल्यू निकाल कर पुटअप कर दीजिए इसमें, चाहे a की वैल्यू निकाल कर पुटअप कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो इसने देखिए यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और इस a की वैल्यू को पुटअप कर दिया इस इक्वेशन में, w इज इक्वल टू एम इंटू ए की जगह पर अब ये लिख दे रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस से एस क्रॉस हो गया, और ये हमारे पास वर्क डन w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर
माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है तो अलग अलग कर दिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देख रहे हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी में उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के समय उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, जितना चेंज इन वेलोसिटी आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उतना ही वर्क डन होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये देखिए, पहले वेलोसिटी u था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी, फिर फोर्स लगाकर इसकी वेलोसिटी को v कर दिया गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिए, जितना आएगा उतना ही वर्क डन होगा। इट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। या हम इसी को ये भी लिख सकते हैं, वर्क W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वर्क डन, W रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन को, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। thus work done by a force on a body is equal to the change in kinetic energy of the body। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जितना काम किसी ऑब्जेक्ट पर किया जा रहा है वह उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के इक्वल होता है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, तो उसी को प्रूव कैसे करेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो फार्मूला हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन हमको मोमेंटम से रिलेशन दिखाना है तो हम एक एम ऊपर और एक एम नीचे, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम से एम कट जाता है। तो जब मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए एम स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ एम इंटू वी एक ब्रैकेट में, एम इंटू वी एक ब्रैकेट में अपान एम, और हम मोमेंटम p इज इक्वल टू जानते हैं m इंटू वी होता है। तो इन दोनों m इंटू वी की जगह p इंटू पी कर दें, p इंटू पी तो आ जाएगा p स्क्वायर अपान 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान 2m। यही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन है, आप इसे याद कर लीजिए और इसे प्रूव करना भी सीख लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको समझ लिया जाए थोड़ा। व्हेन ए चाइल्ड लिफ्ट्स ए फुटबॉल फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल, फुटबॉल को जमीन से उठाया और उसे टेबल पर रख दिया। सम वर्क इज डन ऑन द बॉल, भाई बॉल को उठाकर टेबल पर रखा तो कुछ तो काम किया ना, तभी तो बॉल ऊपर आई। Now if this ball falls down from the top of the table and hits another football lying on the ground, अब जो ये फुटबॉल को बच्चे ने ऊपर टेबल पे रख दिया, अगर यह फुटबॉल नीचे गिरे और नीचे कोई और भी फुटबॉल रखा है तो then the football lying on the ground is displaced from its position। तो नीचे जो फुटबॉल रखा है उससे जब ऊपर टेबल पर से गिरने वाला फुटबॉल टकराएगा तो नीचे वाला फुटबॉल डिस्प्लेस हो जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज हुई। दिस सिंपल एक्टिविटी शोज दैट ए फॉलिंग फुटबॉल हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी टू डू वर्क। भाई जो फॉलिंग फुटबॉल था उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी तभी तो उसने काम किया, तभी तो नीचे वाला फुटबॉल डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी, उस फुटबॉल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। वी नो एनीथिंग कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क पजेज एनर्जी, हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काम करने की क्षमता है उसके अंदर एनर्जी है। देयरफॉर ए फुटबॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल आल्सो पजेस्ड एनर्जी, इसका मतलब जो फुटबॉल टेबल के ऊपर रखी गई थी उसमें भी एनर्जी जरूर रही होगी। दिस एनर्जी ऑफ द फुटबॉल लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल
is known as potential energy. Now the question arises from where this potential energy came in the football lying on the top of the table. टेबल पे जो फुटबॉल रखी गई उसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से? इसके पीछे जो रीजन है वो यह है कि द वर्क डन बाय द चाइल्ड टू रेज इट टू द टॉप ऑफ द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड इज स्टोर्ड एज एनर्जी. इसके पीछे कारण यही है कि जो बच्चे ने फुटबॉल को ऊपर उठाने में काम किया, उठाकर टेबल पर रखने में जो काम किया, वही एनर्जी उस फुटबॉल में स्टोर हो गई. वह वर्क डन ही फुटबॉल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई. एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. It means the energy possessed by an object by virtue of its position or shape or configuration is known as potential energy. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण, उसके शेप के कारण या फिर उसकी बनावट के कारण अगर एनर्जी है उसके अंदर तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. डैम में जो वाटर स्टोर किया गया है वह उसकी पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी है, तभी तो वहाँ से पानी छोड़ने पे वो फ्लो करने लगता है. यदि आप किसी ऊंचाई पर से, पहाड़ पर से या कहीं से स्टोन का एक टुकड़ा गिराते हैं नीचे की ओर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है. क्यों? उसकी पोजीशन कारण, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे आप ले गए. कोई भी चीज़ जब ज़मीन से ऊपर आप उठा देते हैं ग्राउंड से, तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है. क्यों? क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर आप एक स्टोन ऊपर की तरफ उठा लिए, ठीक, और नीचे कोई मिरर या ऐसी चीज़ रखे हैं जो कि उसके गिरने से टूट सकती है, तो जैसे ही आप उस स्टोन को छोड़ेंगे तो वो जाकर मिरर से टकराएगा और मिरर को ब्रेक कर देगा. इसका मतलब उसने काम किया, उसके अंदर एनर्जी थी. तो अगर कोई भी चीज़ ग्राउंड से ऊपर हम उठा देते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. इसी तरह जैसे रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं आप, और स्ट्रेच करके आप किसी की तरफ उसे छोड़ देते हैं. जैसे ही आपने स्ट्रेच किया रबड़ बैंड को, उसका शेप क्या हुआ? चेंज हो गया. और शेप चेंज होने के कारण उसमें एनर्जी आ गई. अब ये जो एनर्जी, मतलब उसका शेप चेंज करने के लिए हमको काम करना पड़ा ना, तो ये जो वर्क हमने किया यही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया. और जैसे ही हमने रबड़ बैंड को छोड़ा तो वह जाकर किसी से टकराएगा, तो उसके अंदर एनर्जी है, तभी तो वो गया, किसी से टकराया. इसी तरह वो छोटे बच्चों का जो खिलौना होता है जिसमें हम चाबी भरते हैं, देखा है आपने? तो वो जो चाबी भरते हैं हम, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? हम उस पर वर्क करते हैं और यही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है. और वही एनर्जी फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलता जाता है और ऑब्जेक्ट मूव करता जाता है. ठीक है? तो मतलब कि 3 चीज़ें हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन कारण, शेप के कारण या फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. इसी तरह किसी स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच कर छोड़ दें, स्ट्रेच करे दें, तो उसका शेप आपने चेंज कर दिया, तो उसके अंदर भी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. When work is done to change the shape of an object, potential energy stored in the object is known as elastic potential energy. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके शेप को चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. यानी शेप चेंज होने के कारण जिस किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे.
यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी के ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए ये कार जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ती जा रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। फिर ये रबर बैंड शेप चेंज कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टोर्ड एनर्जी। देखिए इसका शेप चेंज किए हम तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। और ये देखिए बो एंड एरो, यहाँ भी जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर है, अब इसके अंदर देखिए एनर्जी है कि नहीं। अगर ये गिरेगा नीचे तो ये काम करेगा, इसके अंदर काम करने की क्षमता है, यानी इसके अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। फार्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी जिनमें होता है। देखिए ये डैम या वाटरफॉल जब हो रहा है, नीचे की तरफ पानी गिर रहा है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं। जो यो यो गेम हम लोग खेलते हैं तो रबड़ बार बार देखते हैं स्ट्रेच होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी कारण तो ऐसा होता है। फिर ड्राइंग ए बो, तीर धनुष चलाते हैं तो भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं आप। इसके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू ए हाइट, जैसे ही कुछ ऊंचाई पे हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने सीखा था, शेप चेंज करने के कारण जो एनर्जी आती है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई पे ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। ये देखिए m मास के एक ऑब्जेक्ट को पोजीशन A से उठाकर पोजीशन B पे कर दिया गया, ये हाइट h है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या है, इसका वेट mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जितनी ऊंचाई तक ले गए h mgh, w इज इक्वल टू mgh। तो जितना वर्क डन किया गया वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh। जैसे एक एग्जांपल भी है कि 10 kg की मास का एक ऑब्जेक्ट है, उसे उठाकर 10 मीटर ऊंचाई पर ले गए और g की वैल्यू दी हुई है। तो बस इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। mgh है, m की जगह 19, यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ पे 10 kg है, ठीक, इंटू g की वैल्यू इंटू h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो सीधे सीधे h ऊंचाई तक ले गए, अगर इसका पाथ चेंज करके कुछ ऊंचाई पे ले जाए मान लीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए वही चीज़, जैसे अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले कंडीशन में इतने से इतने h1 हाइट तक उठा कर ले गए, फिर पाथ चेंज करके उसे h2 ऊंचाई तक ले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सीधे आप ऊपर ले जाएं चाहे पाथ को चेंज करके ऊंचाई पे ले जाएं। अब यहाँ क्या होगा, दो केस बनेगा। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। फर्स्ट केस में हो जाएगा mgh1 और सेकंड केस में हो जाएगा mgh2, ठीक। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh1 प्लस mgh2, यानी mg इन ब्रैकेट h1 प्लस h2 इज इक्वल टू mgh। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाथ को चेंज करके ले जा रहे हैं या सीधे सीधे ऊपर ले जा रहे हैं, जितनी ऊंचाई तक जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज एज द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी।
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज एज इट्स फॉल डाउन टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे अर्थ की ओर वह गिरता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। थैंक यू।